गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसमें भी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, और हम पेज वाइज डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 10 पे। हम देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पेज नंबर 9 पे क्या क्या पढ़ा था। तो पेज नंबर 9 पे हमने पढ़ा था कि नादिर शाह ने जो इन्वेड किया था इंडिया को, वो कहाँ से किया था, तो और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे मुगल एम्पायर के ऊपर। फिर हमने देखा था इसमें कि जो मुगल एम्पायर एज एन ऑल इंडिया एम्पायर थी, जो इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्से पे रूल करती थी, उसका एंड कैसे हुआ। फिर हमने पढ़ा कि जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो ये सब हमने पेज नंबर 9 पे पढ़ा था, जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम पेज नंबर 10 पे क्या क्या पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 10 पे हम देखेंगे कि जो शाह आलम सेकंड थे, मुग़ल रूलर जो थे, उनका क्या फेट रहा, और फिर उसके बाद जो फैक्टर्स और फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एंड थर्ड कि औरंगज़ेब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब के रूल से किस तरह से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी और क्या वजह रही जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो शाह आलम सेकंड थे, मुग़ल रूलर जो थे, इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। किस किस के साथ? मीर काजिम के साथ और शुजाउद्दौला के साथ। मीर काजिम बंगाल से थे और शुजाउद्दौला अवध से थे। इन तीनों ने मिलके बैटल में फ़ाइट किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन हमने देखा कि ये बहुत बुरी तरह से हार गए थे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो शाह आलम सेकंड थे उनको एज अ पेंशनर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा और उनको रेगुलर पेंशन मिलने लगी। बस पेंशन ही मिलती थी उनको, उनकी सारी जो भी उनकी जो एम्पायर का जो हिस्सा था वो सब उनसे छीन लिया गया। फिर शाह आलम सेकंड को कुछ समय के बाद लगा कि इस तरह से तो ठीक नहीं है, मैं एक रूलर होके और मेरे को मतलब कि मेरी उससे ही अलग कर दिया। तो वो 1772 में वापस आ गए दिल्ली, और फिर इस बार उनको मराठास ने सपोर्ट किया और बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मराठास के प्रोटेक्शन में वो वापस आ गए। फिर हम देखते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर का जो बिगनिंग था वो कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन होना कैसे स्टार्ट हुआ। तो औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग रूल था मतलब मुग़ल्स का, और ये एक बहुत बड़ी एम्पायर को भी इनहेरिट करते थे, और इनकी पॉलिसी जो थी वो एक्सपेंशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि साउथ में जितना दूर तक ये अपनी एम्पायर को एक्सटेंड कर पाएँ वो कर लें। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड रूल एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का। उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग मोड थे कम्युनिकेशन के, वो इस तरह से नहीं थे कि एक जगह से दूसरी जगह फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हो, जिसकी वजह से एक सेंट्रलाइज्ड रूल एस्टेब्लिश करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोई भी मैसेज अगर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से जाना होता था तो वो उतनी जल्दी से नहीं पहुँच पाता था। फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था कंट्री का, वो भी इस तरह से नहीं था कि एक सेंट्रलाइज्ड रूल एस्टेब्लिश हो पाए। फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि अलग अलग एरियाज़ पे अलग अलग रूलर्स अपना रूल कर रहे थे, तो अलग अलग वो पॉलिसीज़ फॉलो करते थे। तो अलग अलग जब पॉलिसीज़ फॉलो करते थे तो इकोनॉमिकली भी अलग अलग चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी। तो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी ना होके अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग पॉलिसी फॉलो होती थी, जिसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड रूल एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। फिर औरंगज़ेब ने कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहली बात तो ये, उन्होंने ये नहीं समझा कि जो मराठा सरदार्स थे उनको उनके एरिया में रीजनल ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मराठा को उनका अधिकार, उनको जो एरिया है उस पर फुल गवर्नेंस की पावर उनको मिलनी चाहिए। दूसरा कि जो रिसोर्सेज थे एम्पायर के, वो धीरे धीरे ड्रेन होने लगे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, आपस में वॉर होने लगे, तो ये सब धीरे धीरे रिसोर्सेज ड्रेन होने लगे, जिसकी वजह से जो ट्रेड और इंडस्ट्री था डेक्कन का, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, और एक तरफ से मतलब वो ख़त्म ही सा हो गया ट्रेड और इंडस्ट्री। और जब ट्रेड और इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो जाएगा। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे धीरे ख़राब होता गया। एडमिनिस्ट्रेशन की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से एम्पायर की जो गरिमा थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था हमारा, वो पूरी तरह से नेगलेक्ट रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि नादिर शाह ने कैसे अटैक किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और हैवी मतलब यहाँ पे प्लंडर करके गए वो। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कभी उसको डिफेंस पे ध्यान दिया ही नहीं गया।
फिर जो लोकल और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स थे वो हमेशा से चाहते थे कि उनको एक इंडिपेंडेंट अपना छोटा सा प्रोविंस मिल जाए और वो उसी पे रूल करते रहें। तो वो मतलब कि कई बार जो सेंट्रल अथॉरिटी का मैसेज होता था या कि जो उनके डायरेक्शंस होते थे उनको फॉलो नहीं करते थे और चाहते थे कि हम भी इंडिपेंडेंस हो जाएं और हमें भी अपना एक छोटी सी जागीर या छोटा सा एरिया रियासत मिल जाए जिस पे हमारा रूल रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मैं आऊँगा जल्दी से आपके साथ पेज नंबर 11 लेके। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।